Good morning to all of you in this business day class. Yesterday we were discussing chapter number 9, that is financial management. तो हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारा भी चल रहा था। हम इसी पे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो 2 टाइप के डिसीजन हमने इस पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम 3rd टाइप का डिसीजन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वो आपका डिविडेंड डिसीजन। तो 2 टाइप के डिसीजन आपके पास में थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, और उसके बाद में है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो हम ये जो है डिविडेंड डिसीजन को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है? तो पहले डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपका जो डिविडेंड डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग ये होता है कि व्हेन द बिजनेस हैज डन ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ड्यूरिंग financial year, then business has at the last some conclusions, some results that may be the profit or the loss. If the business has the profit after making the payment to the creditors, to the employees, to the debenture holders, तो उसके बाद जो पैसा बचता, जो रेड्यूजल बचता है, उस रेड्यूजल का बिजनेस क्या करे, व्हाट द फाइनेंशियल मैनेजर शुड डू विद दैट रेड्यूजल। मान लो आपके एक कंपनी ने जैसे 2 करोड़ रुपीज जो कमाया था साल के दौरान फाइनेंशियल ईयर में, एंड इट हैज एक्सपेंसेस ऑफ 1 करोड़ ऑन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर, ऑन द पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑन द पार्ट ऑफ द अदर एक्सपेंसेस, एंड 1 करोड़ रुपीज रिमेन रेड्यूजल with the company. Then what should they do with this reducer? There could be 2 options with the reducer that can be used. First, it can be retained in the business as retained earning. तो आपका जो है एक तो retained earning के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, retained earnings. Retained earning means kept as and profit in the business, means it is not distributed among the shareholders. And second may be that is a हम कहेंगे कि शेयरहोल्डर्स के अंदर बांट लेना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग शेयरहोल्डर्स। आपका जो है बाकी पैसे के 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कुछ बिजनेस में उसको रख लिया जाए या उसको शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाए। तो कितना पैसा जो है दैट शुड बी केप्ट एज ए रिजर्व इन द बिजनेस, एंड हाउ मच अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन प्रॉफिट और एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। दिस इज कॉल्ड एज ए डिविडेंड डिसीजन, कि हम कितना पैसा जो है वो डिविडेंड के रूप में बांटे। तो रिटेन अर्निंग का है, उसका एक अलग मैटर है, रिटेन अर्निंग आप कितनी रखेंगे बिजनेस में। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स के बीच में कितना आप डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोनों चीजें आपके जो है काफी फैक्टर्स हैं, सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिटेन अर्निंग्स डिसीजन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। आपके डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि आप जो है डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, कम करें या ज्यादा करें, रिटेन अर्निंग में पैसा डाल लें या ना डालें, कितना डाल लें। तो कई फैक्टर्स आपके इसमें इफेक्ट करते हैं। पहला आपके पास में है अर्निंग। फर्स्ट आपके पास में अर्निंग मीन्स द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम द इनकम ऑफ द करंट ईयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर इनकम्स। आपका जो डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है, आपके पिछले साल का जो रिटेन अर्निंग आपने बिजनेस में रखा था वो भी ध्यान में रखेंगे,
और करंट ईयर की अर्निंग कितनी है उसको भी ध्यान में रखेंगे। इफ the previous year retained earning is also in good position and we have earned the profit in this year is also very good, it means we can declare high dividend, मीन्स हम हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर हमारे पिछले साल की रिटेन अर्निंग भी नहीं थी हमारे पास में, एंड इन दिस ईयर वी हैव अर्न वेरी लो, इन दैट केस वी आर नॉट इन पोजिशन टू डिक्लेयर द हायर डिविडेंड। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कि आपकी अर्निंग जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। इफ द फर्म इज अर्निंग हाई रेट ऑफ डिविडेंड एंड दैट इज आल्सो स्टेबल, मीन्स you are earning very good as well as the earning is also stable, means there is no fluctuation, there is no higher lower side. It means you have fixed earning, means stable earning, and you are earning high. In that case you can declare high dividend, means dividend और लाभांश आप अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आपकी स्टेबिलिटी है अर्निंग में और वो हाई है। तो अगर आपकी स्टेबिलिटी है पर लो अर्निंग है तो आप लो ही दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। थर्ड इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मीन्स इफ यू डिक्लेयर द डिविडेंड, इट मीन्स यू हैव टू पे द मनी टू द शेयर होल्डर्स, मीन्स देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश। वहाँ पर कैश का आउटफ्लो आपका होगा, और कैश का आउटफ्लो होगा तभी होगा ना व्हेन यू हैव इनफ्लो। इट मींस व्हाट इज द कैश पोजीशन। इफ यू हैव गुड कैश इनफ्लो पोजीशन देन यू कैन डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। समटाइम्स इट हैपेंस दैट कंपनी इज अर्निंग गुड प्रॉफिट बट हैविंग नो कैश फ्लो, मीन्स देयर इज नो इनफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो तो आप कर देंगे बट हैविंग नो इनफ्लो ऑफ कैश, कंपनी इज अर्निंग गुड बट हैविंग नो इनफ्लो ऑफ कैश, इट मीन्स यू आर नॉट इन पोजीशन टू डिक्लेयर द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। तो आप वहाँ पर हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपके पास में ग्रोथ करने की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि आपके पास में जो है कि इफ ए कंपनी हैज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स देन इट शुड री इन्वेस्ट इन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। और कंपनी के पास में अगर इन्वेस्टमेंट की कोई प्लान नहीं है तो फिर आपका जो है डिविडेंड डिक्लेयर ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये कि कंपनी के पास में जो है ऑप्शन है कि वो जो है एडिशनल कैपिटल उठाए क्योंकि उन्हें प्लांट और नए लगाने हैं, इफ इट वांट टू हैव द ऑप्शन that it want to make the investment in the plant and machinery, then there could be the investment from the outside of the business or from the inside of the business. If you earn the good profit and if you have the prospective plans, then naturally businessman will try to use that money which is earned as a profit. तो अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, ग्रोथ के प्लान्स हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहाँ पर डिविडेंड कम डिक्लेयर होगा, और जहाँ पर आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो डिविडेंड आपका जो है ज़्यादा डिक्लेयर होगा। फिफ्थ आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड means if the company has a policy in stability of dividend, that is a good sign of the company। कि अगर कंपनी जो है वो एक शेयर होल्डर्स के अंदर ये रेपुटेशन रखती है कि उसकी स्टेबिलिटी रहती है डिविडेंड में, मीन्स देयर इज नो फ्लक्चुएशन डिक्लेयर द डिविडेंड। इफ ए कंपनी डिक्लेयरिंग 15% डिविडेंड एवरी टाइम एवरी ईयर एंड कंपनी हैज ए पॉलिसी, इफ द कंपनी विल अर्न मोर देन इट विल आल्सो declare only 15%. If the company has earned less, then it will also declare the 15%. It means in that case, what the policy? If your policy is the stable rate of dividend, in that case, the policy will be the limitation.
तो आपकी पॉलिसी ये है कि हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी रखेंगे, तो वो आपका उतना ही डिविडेंड आप डिक्लेयर कर पाते हैं। ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है। इफ what is the class of shareholders? If the shareholders are retired persons, or they are the middle class persons, or they are the old age persons, naturally they will have liking that more and more dividends should be declared, so that they could more and more money. And if the shareholders are young one and the rich persons, naturally they will believe in a wealth maximization, बिकॉज उनकी क्योंकि लाइफ बड़ी है, उनको आगे प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो उसमें कोशिश करते हैं। और अगर आपके शेयर होल्डर्स ज़्यादा ओल्ड एज के हैं, आपके रिटायर्ड पर्सनस हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनकी प्रेफरेंस जो होगी वो ये होगी कि कंपनी से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करे। तो आपके पास में क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स कौन से हैं वो भी आपका डिपेंड करता है। टैक्सेशन पॉलिसी, नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी मीन्स व्हाट इज द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो उसकी टैक्सेशन पॉलिसी भी इसमें काफ़ी डिपेंड करती है कि अगर आपका डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है तो फिर वहाँ पर जो है ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द टैक्सेशन पॉलिसी एवर चेंज विद द टाइम बिंग। कि अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो जितना डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो शेयर होल्डर नहीं चाहता कि इसको डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है कि उस पर टैक्स लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा ज़्यादा। इफ द गवर्नमेंट हैज ए पॉलिसी दैट देयर विल बी नो टैक्स ऑन द डिविडेंड, इन दैट केस कंपनी विल डिक्लेयर मोर एंड मोर डिविडेंड, तो वहाँ पर ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। और अगर टैक्स लगेगा तो कंपनी क्या सोचेगी कि क्यों ना हम सरकार को पैसा देने के बजाय हम जब हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर ले, हमारे एसेट्स को बढ़ा ले, ताकि हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए, कैपिटल गेन हो जाए। तो वो टैक्स पॉलिसी भी आपकी डिपेंड करती है। ठीक है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, मार्केट कंसिडरेशन, आपका ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। कैपिटल मार्केट का मतलब जहाँ पर आपके शेयर या डिवेंचर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उसमें आपकी एक्सेस कितनी अच्छी है कि अगर आपकी एक्सेस इजीली है कि व्हेन यू रिक्वायर द मनी you will issue the shares or you will issue the debentures, and peoples will or the public will purchase hand to hand. It means there is a no unsecurity about the finance of the for the business. And if there is a no accessibility to this capital market, in that case we have to keep money as retained earning. हमें जितना प्रॉफिट हुआ उसे रिटर्न अर्निंग के रूप में हमें रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो कैपिटल कंसिडरेशन है, कैपिटल मार्केट एक्सेस कंसिडरेशन, वो भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि आपको इजीली पैसा मिल सकता है बाजार से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि हमें बाजार से पैसा मिलना मुश्किल है, हमारे शेयर जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, तो उस हालत में फिर हमें रिटेन अर्निंग में रखेंगे और डिविडेंड कम डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट है लीगल रिस्ट्रिक्शंस, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, लीगल होता कानूनी, रिस्ट्रिक्शन होता प्रतिबंध। आपके कई बार जो लीगल रिस्ट्रिक्शन, कानूनी प्रतिबंध भी आपके पास में आपके ऊपर लगे होते हैं। कहता है कि कंपनी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं आपके डिविडेंड जो पेमेंट करने के बारे में, और आप उनको जो छोड़ नहीं सकते हैं, कि आप उनको जो है जरूर फॉलो करना पड़ेगा। कि कंपनी कहती है कि कंपनी एक्ट कहता है यू शुड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इन गुड पोजिशन, then you will declare the dividend. If the cash flow position is in worst position, उनका एक रेशियो है, उससे अगर कम है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। इसका ये हुआ कि लीगल कंसंट्रेट से है, वो भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी आपको अफेक्ट करते हैं कि हाई डिविडेंड या लो डिविडेंड डिक्लेयर करने में।
कॉन्ट्रेक्चुअल कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उनको, कॉन्ट्रैक्ट से कंसल्टेंट। आपका कई बार ऐसा होता है कि कंपनी has taken the loan from the financial institutions and that financial institution put a condition that you will not declare the high rate of dividend। हाँ बेटा बोलिए, बोलो बेटा। आपकी आवाज नहीं सुन पाया मैं। हाँ जी, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन, आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से आपने लोन ले रखा है, तो आपका वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब तक हम आपका लोन की पेमेंट रीपेमेंट नहीं कर देंगे वापस, तब तक हम हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, या हम उस परसेंट से फालतू डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो ये आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो आपको बाइंड करते हैं मोर डिविडेंड डिक्लेयर करने से, तो वहां पर जो है आप ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, if you declare the high rate of dividend, naturally there will be a good reaction in the market, the value of your shares will be increased immediately। If you declare the low rate of dividend, in that case there will be a negative reaction in the market। तो आप कौन सा चीज चाहते हैं, you want a positive reaction और you want a negative reaction, तो ये भी आप इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो आप अगर पॉजिटिव रिएक्शन चाहते हैं तो यू विल डिक्लेयर द हाई रेट ऑफ डिविडेंड, इफ यू वांट नेगेटिव रिएक्शन यू विल डिक्लेयर द लो रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है जी। तो इसमें हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका जो थर्ड जो डिसीजन था दैट वाज डिविडेंड डिसीजन। पहला आपका था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आपका था फाइनेंशियल डिसीजन, और तीसरा आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी। ठीक है, कि आपने जो पैसा कमाया वो कैसे बांटेंगे। तो उसमें पैसा बांटने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी ने पूरे साल में जो भी अर्निंग की है उस अर्निंग का आप क्या करेंगे। उस अर्निंग के बारे में ये है कि आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस जस्ट लाइक डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, interest on loan and other fixed expenses are paid, after it the what is the residual, and that residual should be used in retained earning or distribution of profits। तो आपका रिटेन अर्निंग का पैसे को बांट लेना, घर पे रख ले, कंपनी में रख ले, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फिर उसको जो वो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कहलाता है। अब आप जो हायर रेट पे डिविडेंड देंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लो पे, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला अर्निंग, कंपनी कितनी अर्निंग करती है, कंपनी की पिछले साल की अर्निंग इस साल की अर्निंग दोनों को मिला करके कंपनी की अर्निंग हम देखते हैं कि अगर अच्छी अर्निंग है तो हम अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर कंपनी की इनकम स्टेबल है तो रेट ऑफ डिविडेंड अच्छा हो सकता है। कैश फ्लो पोजिशन, अगर कैश का कंपनी के पास में अच्छा आता है यानी उसकी रिकवरी अच्छी चल रही है तो नेचुरली अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कंपनी चाहती है कि हम और ग्रोथ करें और प्लांट इस्टेब्लिश करें, तो कंपनी जो है कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, और कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर ज़्यादा करेगी। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी की पॉलिसी ये है कि वी विल डिक्लेयर द स्टेबल डिविडेंड, तो उस हालत में चाहे प्रॉफिट ज़्यादा चाहे कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जो है वो स्टेबल डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। प्रेफरेंस ऑफ शेयर्स होल्डर, आपके शेयर होल्डर उनके क्या प्रेफरेंस है। अगर आपके शेयर होल्डर रिटायर्ड पर्सन हैं, आपके जो मिडिल क्लास के हैं, तो ज़्यादा डिविडेंड चाहते हैं, जबकि अमीर है यंग है तो वो डिविडेंड कम चाहेंगे, वो आपका जो है वेल्थ मैक्सिमेशन को ज़्यादा जो एग्री करते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है टैक्स के बारे में कि इट इम्पोज द मोर टैक्स ऑन डिविडेंड और लेस टैक्स। इफ द कंपनी इम्पोज मोर टैक्स देन डिविडेंड विल डिक्लेयर वेरी लेस, क्योंकि पता है कि ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसे जाएगा, शेयर होल्डर के पास तो जाएगा नहीं। ठीक है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, कि आप जो कैपिटल मार्केट में कितना एक्सेस करते हैं। अगर कैपिटल मार्केट में आपकी एक्सेस अच्छी है तो आप को सिक्योरिटी है कि व्हेन यू रिक्वायर द फाइनेंस यू विल गेट इट फ्रॉम द
capital market. And when your reputation is not good, you have in fear that people will not purchase or not subscribe our shares, then in that case, low rate of dividend you will declare. Next are legal constraints. According to the Company Act, there are some legal constraints that if the cash flow position is not good, in that case you are not in position to declare the more dividend. And next is contract constraints, means what the contract you have made with other parties, with other finance companies or banks from where you have taken the loan. Sometimes there is contract that you will not declare the higher rate of dividend if you are not in position to, if you are not paying the loan on time. अगर टाइम पे लोन पेमेंट कर रहे हैं तो उन क्लियर कंडीशन है कि जब तक हमारा पेमेंट नहीं कर दोगे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपका ऐसा हो गया। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन कैसे करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव हो तो हायर रेट ऑफ डिविडेंड आप डिक्लेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन छोड़ो, हमें कंपनी को देखना है, तो आप लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है जी। तो ये आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आगे टॉपिक से दूसरा स्टार्ट हो जाता है। बोलिए बेटा, बोलिए कौन सा नंबर पॉइंट बेटा? 8 पॉइंट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में मैं आपसे आपका चैप्टर पढ़ाए थे। कैपिटल मार्केट का मतलब जहां पर आप शेयर या डिबेंचर इश्यू करते हो, कैपिटल मार्केट कहलाती है। आपकी कैपिटल मार्केट में एक्सेस यानी पहुंच, यानी आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। अगर आप शेयर या डिबेंचर मार्केट में इश्यू करते हैं, कैपिटल मार्केट में इश्यू करते हैं, यानी आप नए शेयर या डिबेंचर इश्यू करते हैं, तो लोग आपके शेयरों को कितना जल्दी खरीदते हैं या आपके डिबेंचर को कितना जल्दी खरीदते हैं। जल्दी खरीदते हैं तो इसका ये हुआ कि एक्सेस है आपके मार्केट में, आपको पैसा आराम से मिल जाएगा। यानी आप जो है अगर कभी पैसे जरूरत पड़े तो आप डिबेंचर इश्यू इमीडिएटली कर देंगे या आप इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपके कैपिटल मार्केट में एक्सेस नहीं है या आपके कैपिटल मार्केट तक कोई पहुंच नहीं है, तो उस हालत में फिर आपको डर रहेगा कि अगर हमें अचानक पैसे जरूरत पड़ गई तो पैसा कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि हमारे शेयर या डिबेंचर तो बिकेंगे नहीं, बाजार में नहीं बिकेंगे, तो हम अपना पैसा ही एज ए रिटेन अर्निंग बिजनेस में रखेंगे, तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? और को पॉइंट तो पूछिए। हाँ जी, अगर नहीं है तो एक आपका जो मैं सभी को बता दूं कि योर अटेंडेंस इज मस्ट। आपके अटेंडेंस जो बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड ने हमारे से मांग ली अटेंडेंस आपकी, हम आपको बोर्ड के अंदर अटेंडेंस भेजेंगे और ये आपकी अटेंडेंस जो है वो डेली बेस पे आपके एक्यूमुलेट हो रही हैं, जुड़ रही हैं और वो आपका बार बार रजिस्टर जो हम आपको भेज भी रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी अटेंड नहीं कर रहे उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी, अटेंड कर ले, बाद में कोई समस्या ना आ जाए किसी को। ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज इतना ही करते हैं और थोड़ी देर बाद में फिर अकाउंट्स की क्लास में जो कल क्वेश्चन उन्होंने बाकी छोड़ा था, अधूरा छोड़ा था, आज हम उसी क्वेश्चन को पूरा करके फिर नेक्स्ट आइटम आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।